हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पता ही है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना जी थे, वो 26 अगस्त को रिटायर्ड हो गए हैं। और एक नेम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, जस्टिस यू यू ललित जी का, जो कि 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे थे। लेकिन हाल ही में हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा इनको, डेट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित जी को, शपथ दिला दिया गया है और ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनकी एज की बात करें तो 64 ईयर्स के इनका एज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो टेन्योर होगा, इनको जो अवधि होगी, कार्यकाल की जो अवधि होगी, बहुत कम दिन, डेट मीन्स यहाँ पे मात्र 74 डेज के लिए ये अपना कार्यभार संभालेंगे। 8 नवंबर 2022 तक ये अपने कार्यकाल में रहेंगे। ये बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जैसे ट्रिपल तलाक जो केस था, उसमें ये जजमेंट में इन्वॉल्व रह चुके हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उनको पावर देता है कि वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू यू ललित जी को 49th नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और इनकी जो कार्यकाल होगा मात्र 74 डेज का ही होगा। नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से। अगर बात करें तो विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट में, ईच फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। डैट मीन्स अगर बात करें तो इनका जो अभी परसों जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप जो का मैच चल रहा था, उसमें जो मैच था इनका 100वें नंबर का, 100th नंबर का T20 मैच था। और टेस्ट मैच की बात करें तो 102 टेस्ट मैच ही खेल चुके हैं। ओडीआई की बात करें तो 262 ये ओडीआई खेल चुके हैं। जब से इनका डेब्यू, डेट मीन्स 2 अगस्त 2008 से ये अपना क्रिकेट में डेब्यू किए थे, उस समय से लेकर के अभी तक तो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं तीनों फॉर्मेट, डेट मीन्स वनडे, ओडीआई में, डेट मीन्स 50-50 वाले गेम में, टेस्ट मैच में, और आपका 2020 में भी 100 गेम खेल चुके हैं, 100 प्लस। बात करें तो नंबर 1, ये तो पहले भारतीय हैं। और वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे कौन है? न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन है जिनका नाम क्या है, रॉस टेलर, एक काफ़ी सीनियर प्लेयर है। इन्होंने क्या किया है, 112 टेस्ट मैच खेले हैं, 236 ओडीआई खेले हैं और 102 T20 खेल चुके हैं 2006 से लेकर के 2022 तक के टाइम पीरियड में। बात करें तो रोहित शर्मा की, ये ऑलरेडी 132 मैच खेल चुके हैं, लेकिन वो शॉर्टर फॉर्मेट में खेले हुए हैं। नेक्स्ट बात करिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बनने जा रहा है, नागालैंड में एक दूसरा रेलवे स्टेशन ओपन हुआ, मतलब सेकंड बोल सकते हैं। अभी तक बात करें तो नागालैंड में एक रेलवे स्टेशन था और ये दूसरा रेलवे स्टेशन बना है 119 साल के बाद। पहला इसका जो रेलवे स्टेशन था, दीमापुर जो रेलवे स्टेशन है नागालैंड में आता है, वो पहला स्टेशन ही है। और वो कब ओपन किया था? 1903 ईस्वी में यहाँ पे इसको बनाया गया था। अभी हमारा 2022 चल रहा है, तो 119 साल के बाद हमारा यहाँ पे नागालैंड स्टेट में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम एक तरह से बोला जाए तो सोखोवी रेलवे स्टेशन यहाँ पे है। एक प्रोजेक्ट था, दीमापुर जुमजा रेलवे प्रोजेक्ट था, इसी के जरिए इस स्टेशन को बनाया गया है, इसी का ये पार्ट होगा। अगर नागालैंड के कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा आती है। तो नेम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सोखोवी रेलवे स्टेशन नागालैंड का दूसरा स्टेशन बन गया है। पहला कौन था? दीमापुर। नेक्स्ट बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जी को बिहार असेंबली का स्पीकर बना दिया गया है। ये आरजेडी एमएलए और काफ़ी मतलब आरजेडी के सीनियर लीडर भी रह चुके हैं, तो अब ये बन चुके हैं बिहार असेंबली के स्पीकर। इसके पहले कौन थे? विनय कुमार सिन्हा जी थे, जो बीजेपी के थे, बट बीजेपी जो बिहार में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी से कोलाबोरेशंस कर लिया था। ड्यू टू दिस रीजन ये रिजाइन कर दिए थे अपने पोस्ट से और यहाँ पे आरजेडी के लीडर को बिहार असेंबली का स्पीकर बना दिया गया है। चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और डिप्टी सीएम बनाया गया है किसको? तेजस्वी यादव को। नेक्स्ट बात करें तो अनंत नारायण गोपाला कृष्णन को एक होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है सेबी का। तो ये एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसपी जैन यूनिवर्सिटी, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, और इनको होल टाइम मेंबर बना दिया गया है सेबी का। बात करें तो इनका जो पीरियड 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। और भी जो अदर बोल सकते हैं जो होल टाइम मेंबर है, उनका नाम क्या है? एसके मोहंती हैं, अश्विनी भाटिया हैं और अनंता बरुआ जी हैं। बात करें तो इसके पहले एसपी जैन के पहले ये क्या थे? रीजनल हेड रह चुके थे एशियान फाइनेंशियल मार्केट के।
साउथ एशिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी ये हेड रह चुके थे। अभी सेबी के चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच अभी सेबी की चेयरमैन आती है। नेक्स्ट बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने एक नया परिवार कल्याण कार्ड को लॉन्च किया है। परिवार कल्याण कार्ड को इन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत सरकार के द्वारा, डेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। एक्चुअली ये फैमिली आईडी होगा, जिस तरह हम लोगों का आधार कार्ड होता है, जस्ट लाइक वैसा ही एक कार्ड बनाया जाएगा और इसमें जो डिजिट होगा उसमें 12 डिजिट का यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा प्रत्येक फैमिली के लिए। एक्चुअली एक डेटाबेस तैयार करना है कि जो यहाँ की जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये देखना चाह रही है कि जो सरकार के द्वारा, जो उस राज्य सरकार के द्वारा जो अलग अलग तरीके की जो स्कीम, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, वो जनता तक किस किस फैमिली तक पहुंच रहा है और उसका पूरा से पूरा लाभ मिल पा रहा है या नहीं, तो उसी को एक डेटाबेस मान करके यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले तो पूरा का डाटा कलेक्शन किसके जरिए किया जाएगा? जो राशन कार्ड्स होते हैं उसके जरिए पूरा डेटा कलेक्शन फैमिली का करा जाएगा। तो ये जो माइटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने यूपी गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि अपना आधार कार्ड को किससे लिंक कर देगा? वो पीकेसी, डेट मीन्स परिवार कल्याण कार्ड के साथ वो लिंक करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो परिवार कल्याण कार्ड में कितने डिजिट्स होंगे? यूनिक डिजिट 12 डिजिट का ये होगा। ये डेटाबेस कलेक्ट करेगा कि राज्य में जो भी स्कीम चल रहा है उसका कितना परसेंट, कितना लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है या नहीं, उसको उसमें सुधार करने की यहाँ पे योजना है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे जो मोदी जी हैं, उनके द्वारा एक स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है कच्छ में, जो कि गुजरात में आता है। तो स्मृति वन इसका नाम ही है, अर्थक्वेक मेमोरियल। 2001 में काफ़ी भयानक एक अर्थक्वेक भूकंप आया था कच्छ रीजन में, जो कि गुजरात स्टेट में आता है। ईपी सेंटर इसका कहाँ पे था? भुज में था। तो इसकी याद में इसमें जितने सारे लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोग की जान चली गई थी, तो इनके करेज को देखकर, उनके साहस को एक सेलिब्रेट करने के लिए एक तरह से यहाँ पे स्मृति वन मेमोरियल को एक तरह से इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें तो ये 470 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो बात करें तो ये क्या है? अर्थक्वेक म्यूजियम है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट के द्वारा ही इसको बनाया गया है। और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज, जो कि पेडेस्ट्रियन था, जो कि साबरमती रिवर के ऊपर था, 300 मीटर का था, इसका भी उद्घाटन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनेगा। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे ओपन हुआ है? कच्छ में, गुजरात के ओपन हुआ है। 2001 का जो अर्थक्वेक था उसी को एक तरह से मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे किया गया है। ये काफ़ी, इसका पिक्चर यहाँ पे शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का यह प्रोजेक्ट है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें बहुत सारी जैसे आप एक ऐसा सेगमेंट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें रियली में जो अर्थक्वेक आता है उसका क्या फील होता है। जैसे अर्थ, जो हमारी पृथ्वी हिलती है, उसमें वाइब्रेशन होता है, तो उस कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया गया है कि वहाँ पे उस तरह का फील आए। बहुत सारी सेगमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे 8 साल कंप्लीट हो गए इसके इम्प्लीमेंटेशंस के। बात करें तो ये हमारा फिनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप करने के लिए ये बनाया गया था। अभी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ था, चाहे सेमी अर्बन एरिया था, जहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करता था। तो हमारी जो सरकार थी उस समय एक ऐसा प्लान लाई जिसके वजह से बहुत सारे लोग क्या हो सके, बैंक से जुड़ सके, बैंक की जो बेनिफिट्स हैं उसका लाभ ले सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंशियल इंक्लूजन। तो इसी पर्पज से यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया था। तो 28 अगस्त को ये क्या हो गया था? पूरा मतलब 8 साल इसका पूरा हो गया है। बेनिफिशियरी की बात करिए जाए तो इससे कितने लोगों को लाभ मिला हुआ है? 46.25 करोड़ हैज़ बैंक्ड अंडर पीएम, मतलब इतने लोगों को इससे फ़ायदा मिला हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से कनेक्ट हो पाए हैं। रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे 17,30,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। जितने जनधन योजना के जरिए जो अकाउंट ओपनिंग है और जो अकाउंट होल्डर हैं उसमें 56% महिलाएं हैं और 67% जो जनधन अकाउंट्स हैं उसका 67% क्या रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में आता है। 31.94 करोड़ रुपए कार्ड को भी इशू किया गया है। और बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था, कब अनाउंस किया गया था? 2014 में।
नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग ने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, डिक्लेयर किया हुआ है। एक्चुअली ये 2018 से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारे नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, डैट मीन्स वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हेल्थ सेक्टर सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, और ये जो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने का प्लान बनाया गया था 2018 में, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोला गया था। तो बात करें तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने हरिद्वार को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे घोषित किया हुआ है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में आता है। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स मोस्टली यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हो गया और हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को, यहाँ पे 5 पैरामीटर्स को यहाँ पे देख करके इसमें काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, इसलिए इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ अगर ऐसा हुआ तो इसको इस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट्स मिलेगा और केंद्र सरकार की तरफ से इनको एडिशनल 3 करोड़ रुपए की अलोकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बात करें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को अलोकेट किसके द्वारा, यूनियन जो कांग्रेस कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको अलोकेट किया गया था। बात करें तो यहाँ पे ये जो पैसा मिला हुआ है, अलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस पैसा का वहाँ पे यूज करा जाएगा। बात करें तो अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी, और सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर जी हैं। नेक्स्ट बात करते हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नागपुर में पहला दिव्यांग पार्क को ओपन किया है। दिव्यांग पार्क जो डिजेबल्ड है या फिर जो फिजिकली डिजेबल्ड है उन लोगों के लिए यहाँ पे किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है इसी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है, और ये नागपुर में पहला पार्क खोला गया है, दिव्यांग पार्क जो होगा। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी उन लोगों के लिए होगा, जैसे कि सेंसरी गार्डन, टेक्सटाइल पाथवे टच, उसमें अगर पाथवे ऐसा बनाया गया जैसे उनको फील होगा, या फिर वैसा कुछ स्मेल गार्डन है, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी है, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स, सारी की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस ओकेजन के जरिए सामाजिक अधिकारिता शिविर भी लगाया गया, जिसमें जो भी जो डिजेबल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, उनको सहायता दी जाएगी। किस चीज़ के लेकर के, जो भी असिस्टिव डिवाइस है, जैसे जिसको कम सुनाई देता है उनको हियरिंग एड्स वगैरह, या फिर बहुत सारी इससे रिलेटेड जिनको हेल्प कर सकता है उनके डिजेबिलिटीज़ में, तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा, नागपुर में एक पहला दिव्यांग पार्क ओपन किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो आईओसी जो डेट मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये आपका स्पेंड करने जा रही है 2 लाख करोड़ रुपया, और किस चीज़ को लेकर के, नेट जीरो इनका टारगेट है, कब तक, 2046 तक, 2046 तक इनका टारगेट है कि नेट जो इमिशन, जो कार्बन इमिशन है उसको ज़ीरो करने का प्लान है। तो मोर देन 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि नेट इमिशंस जो कार्बन इमर्जन होता है उसको पूरी तरह से कम किया जा सके। वैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है 2070 तक ये जो नेट जीरो इमिशन का, डेट मीन जो भी फैक्ट्रीज, कल कारखाना है, उससे जो बहुत सारी चीज़ें खास करके जो जहरीली गैस निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे कम किया जा सके, जैसे ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट पड़ सके, पॉल्यूशन कम हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईओसी के चेयरमैन कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है एसएम वैद्य। नेक्स्ट बात करें तो जर्मनी ने अपना दुनिया का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट को इन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। तो 14 हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन गैस बोल सकते हैं, हाइड्रोजन पावर्ड ये होगा। हाइड्रोजन से इनको क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और वो पावर इंजन को मिलेगा। ये 1000 किलोमीटर तक के रेंज पे चल सकती हैं, और इनकी स्पीड की बात करें तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम चल सकती हैं। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम क्या है, अल्स्टॉम, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, एंड ऑपरेटेड बाय रीजनल रेल कंपनी एलएनवीजी के द्वारा इसको ऑपरेट करा जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला एक ऐसा कंट्री जर्मनी बन गया है जिसने अपना 14 डेट मीन्स एक ऐसा ट्रेन डेवलप किया है जो कि हाइड्रोजन पावर्ड से चलेगा। नेक्स्ट बात करें तो नीति आयोग ने अब 500 अटल टिंकरिंग लैब को स्टेब्लिश करेगा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज बनेगा। अटल टिंकरिंग लैब क्या होता है, अटल टिंकरिंग लैब वैसी लैब होती है जो कि खास करके जो हाई स्कूल्स हैं या फिर कॉलेज हैं
वहाँ पे एक ऐसा लैब डेवलप करा जाएगा जिससे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव तरीक़ा से अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप कर सके। साइंस के दृष्टिकोण से और भी बिजनेस के पर्पज़ से उनको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसी को एक तरह से लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अटल टिंकरिंग लैब यही है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पे स्टेब्लिश करने की बात करी जा रही है। एन इनोवेटिव माइंडसेट अमंग द हाई स्कूल स्टूडेंट, जिसके वजह से हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में एक माइंडसेट इनोवेटिव उनका हो सके। ये बताया जा रहा है कि ये यंग माइंड्स को काफ़ी इनकरेज करेगा बहुत सारी फील्ड्स में, एंड चैलेंज स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट्स देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर। तो अपने से बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, एक सेल्फ मेड बनाने में इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज बनेगा। नेक्स्ट बात करें तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरेक्सई, इन्होंने 28 नंबर का अबू धाबी मास्टर चेस इन्होंने जीत लिया है। किसको हरा है? स्पेन के डेविड एंटन, इनको हरा करके इन्होंने जीत लिया है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर का अबू धाबी मास्टर चेस टाइटल कौन जीता है? अर्जुन इरेक्सई। नेक्स्ट बात करें तो नीरज चोपड़ा ने एक लॉसेंस डायमंड लीग मीट जो टाइटल था, इन्होंने उसको जीत लिया है जैवलिन थ्रो में। इन्होंने 89.08 मीटर फेंक करके इन्होंने ये जो लॉसेंस डायमंड लीग थे इन्होंने जीत लिया है। इसके जरिए उन्होंने क्या, ये जो फाइनल में ये क्वालिफाई हो गए हैं, और जो 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिच जो स्विट्जरलैंड में फाइनल होने वाला है उसमें ये क्वालिफाइड हो चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 2023 वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप जो गेम होने जा रहा है उसमें भी ये क्वालिफाइड हो चुके हैं। 2023 में होने जा रहा है, कहाँ पे? हंगरी की जो राजधानी बुडापेस्ट, वहाँ पे होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्वीडन कंट्री के साथ टू फैसिलिटेट स्मार्ट एविएशन टेक्नोलॉजी। इस दोनों देशों के बीच में जो हमारे इंडिया है और जो स्वीडन की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एविएशन सेक्टर है, इस दोनों ने मिल करके, ताकि इस दोनों देशों के बीच में एविएशन सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा मिल सके। टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा। तो AAI डेट मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्वीडन के सरकार ने इन्होंने टाई अप किया हुआ है। बात करें तो लिनथोई चनम्बम एक हैं जिन्होंने क्या किया है, इंडिया की पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मात्र 15 साल की हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम क्या है? लिनथोई, शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो पहली बार इन्होंने वर्ल्ड जूडो चैंपियंस में, जो कि अंडर 19 चैंपियंस होता है, इन्होंने गोल्ड लाया है हमारे देश के लिए। इन्होंने किसको हराया है? बियांका रेइस, जो कि ब्राज़ील की थे, जिनको इसमें हराया है। ये सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2017 में भी गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, और तब से इनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही थी, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने अपना गोल्ड जीता है। नेम क्या होगा? लिनथोई, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव ने अपना पार्टिसिपेट किया है किस चीज़ में? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक कैंपेन है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खास करके ये जो इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी कैसे इसको इन्वायरमेंट का जो मतलब क्या पोल्यूशन फैलते जा रहा है उसको कैसे कम किया जाए, और ख़ास करके ये जो 75 डे का एक कैंपेन है, जिसके जरिए जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट का एरिया है, चाहे जो ओशन है, उसको बहुत बेहतर किया जा सके, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा सके। तो इसी को लेकर के कैंपेन चल रहा है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। नेक्स्ट बात करें तो एक्सिस बैंक ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है KMRL डेट मीन्स कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ मिल करके अपना कोची वन कार्ड पे ये क्या करेंगे, अपना एक कंपेरिजन लॉन्च किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोची वन स्मार्ट कार्ड का यूज कर सके ओनम का एक तरह से कनेक्शंस के साथ। बात करें तो इस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ भी पार्टनर किया है ताकि रिचार्ज करने पे, यूटिलिटी या फिर बिल पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिल सके। डाइनिंग डिलाइट्स एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी है, इन्होंने अपना ऑफ़र को एक्सटेंड किया है कोची वन कार्ड के साथ ताकि वो अपना डिस्काउंट, अगर फूड वहाँ से लेते हैं, बेवरेज व्हील्स पर लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा कि एक्सिस बैंक ने डेट मीन्स कोची मेट्रो रेल के साथ मिल करके इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोची वन स्मार्ट कार्ड को यूज कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी ने अपना स्वदेशी बोल सकते हैं एक गन बनाया गया है जिसका नाम क्या है AK-630 गन। ये एम्यूनेशन से अपने इंडिया में ही बना है, तो इसको यहाँ पे इंडियन नेवी को पहला एक तरह से कंसाइनमेंट इसको डेवलप किया गया है, दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे।